फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज बात करेंगे अक्टूबर माह में न्यूज में रहे वेरियस इंडेक्सेस, प्राइजेस, रिपोर्ट्स और मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहले जानते हैं बुकर प्राइज 2022 के बारे में। ये मिला है सेहन करुणा तिलक को। ये इनकी दूसरी बुक के लिए मिला है जिसका नाम है द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा। ये एक वॉर फोटोग्राफर की स्टोरी है। अब ये जो बुकर प्राइज है इसकी शुरुआत यूनाइटेड किंगडम ने 1969 में की थी। ये फिक्शन पर लिखी गई किताब पर मिलता है और ये बुक इंग्लिश में होनी चाहिए और इसे यूके या आयरलैंड में पब्लिश किया जाना चाहिए। आगे है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। ये अवार्ड मिला है हैदराबाद को। यह अवार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर नामक एक इंस्टीट्यूट देता है। इसमें देखा जाता है कि सिटी की अथॉरिटीज कितना प्रमोट और सपोर्ट कर रही है अर्बन एनवायरनमेंट के लिए नेचर और प्लांट्स के डेवलपमेंट में। तेलंगाना को इसलिए मिला ये अवार्ड क्योंकि यहाँ पर 2015-16 में तेलंगाना कु हरिता हरम नामक एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसके तहत ट्री कवर को स्टेट में 33% तक लाना है। आगे है मल्टी डायमेंशनली पुअर इंडेक्स। ये इंडेक्स 3 इंडिकेटर पर काम करता है: हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। इसे रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ मिलकर। इसे 0 से 1 के स्केल में मापते हैं। जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी पुअर कंट्री होती है। इंडेक्स में ये बताया गया कि 111 डेवलपिंग कंट्रीज में से 19.1% कंट्रीज मतलब 610 करोड़ लोगों में से लगभग 120 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। इंडिया की कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर 16.4% लोग 2019 से 21 के मध्य मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। ये डाटा 2005 में 55.1% था। मतलब 2019 से 21 के आते आते 41.5 करोड़ पीपल पॉवर्टी से बाहर आए हैं इंडिया में। आगे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें 121 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक 107 है। इंडिया ने इस इंडेक्स की निंदा की है क्योंकि इंडिया को साउथ एशिया में सिर्फ अफगानिस्तान से ऊपर दिखाया गया है। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल भी हमसे इस इंडेक्स में आगे है। हंगर इंडेक्स को 100 पॉइंट्स के स्केल में कैलकुलेट किया जाता है। इंडिया को 29.1 स्कोर मिला है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स यूरोप का एक एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हेल्थ के साथ मिलकर रिलीज करता है। इसमें स्टंटिंग, वेस्टिंग, ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन आदि को देखा जाता है। अब यहाँ सबसे अच्छा परफॉर्म किया है बेलारूस ने और सबसे बेकार परफॉर्म किया है अफ्रीकन कंट्रीज ने। चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यमन आदि सब बॉटम में है। इस इंडेक्स में 5 ईयर का डेटा कैलकुलेट किया जाता है। 2017 से 2021 तक का डेटा है ये। आगे है IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये हर 2 साल में एक बार IMF रिलीज करता है। इसमें बताया गया कि ग्लोबली ग्रोथ 2021 में 6% थी, फिर घटकर 2022 में 3.2% हुई और 2023 में 2.7% रहने की उम्मीद है। अब यहाँ ग्रोथ तो घट रही है लेकिन ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। 2021 में 4.7% था, 2022 में 8.8% है, फिर 2023 में घटकर 6.5% रहने की उम्मीद है और 2024 में 4.1% रहने की उम्मीद है। भारत के आंकड़े की बात करें तो IMF ने जुलाई में इसको 7.4% की ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन अब इसमें IMF ने 60 बेस पॉइंट की कमी करते हुए फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.8% की ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया है। आगे जानते हैं लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के बारे में। इसे निकालता है वर्ल्ड वाइड फंड। बायएनुअल रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार आती है। रिपोर्ट में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी और प्लांट्स की हेल्थ को मेजर किया जाता है। इसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के साथ मिलकर रिलीज करता है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 सालों में लगातार वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन घट रही है। मैमल्स, बर्ड, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेस इन सभी की संख्या 69% से डिक्लाइन हुई है। फिशेस की संख्या 1970 से लेकर 2018 तक फ्रेश वाटर पॉपुलेशन में 83% का डिक्लाइन देखा गया है। साथ ही एक साइकेट्स नाम का पौधा है, सीड प्लांट है ये मोस्ट थ्रेटन्ड स्पीसीज है। साथ ही कोरल्स और एम्फीबियंस भी तेजी से डिक्लाइन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा 94% डिक्लाइन लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन में देखा गया है। अफ्रीका में 66% का डिक्लाइन है। मरीन लाइफ और मैंग्रोव्स का डिक्लाइन पर ईयर 13% से हो रहा है। अब इंडिया की बात करें तो हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट के रीजन में डिक्लाइन देखा गया है बायोडाइवर्सिटी में। साथ ही फ्रेश वाटर टर्टल की 17 स्पीसीज में भी डिक्लाइन देखा गया है। तो ये था WWF का लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। आगे है इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज मोढेरा। यहाँ सन टेम्पल भी उपस्थित है, गुजरात में है ये विलेज
नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर बन गया है, मतलब जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उससे ज्यादा जनरेट करने लगा है। ये गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है। ये इंडिया का पहला मॉडर्न विलेज है जिसके पास सोलर बेस्ड अल्ट्रा मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होगा। यहाँ जो भी सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसे ग्रिड कनेक्टेड मेगावाट आवर्स स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में स्टोर किया जाएगा, जो 60 से 100% तक इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेव करेगा। यहाँ के सन टेम्पल में भी सोलर एनर्जी से बनी इलेक्ट्रिसिटी ही यूज की जाएगी। बात करें मोढेरा में उपस्थित सन टेम्पल के बारे में, तो ये पुष्पावती रिवर के किनारे पर उपस्थित है। 1026-27 ईस्वी में इसे बनाया गया था भीम फर्स्ट के द्वारा, जो सोलंकी और चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा बिल्ड किया गया। इस टेम्पल में पहली बार महमूद गजनबी ने और दूसरी बार अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। यह सन टेम्पल सोलंकी टाइप में मारू गुर्जरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना है। ये शैली 11वीं और 13वीं ईस्वी में चालुक्य डायनेस्टी के समय गुजरात और राजस्थान में जन्मी थी। यह टेम्पल सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर से बना है। इसमें गर्भगृह, मंडप, गूढ़ मंडप और सभा मंडप उपस्थित है। यहाँ एक तालाब या कुंड है जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। आगे है मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज 2022। ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कंडक्ट करा रहा है। ये मल्टीनेशनल जॉइंट एक्सरसाइज है जो SCO रेड्स फ्रेमवर्क पर होती है। ये गुरुग्राम में उपस्थित NSG के मानेसर कैंप में कंडक्ट की जा रही है। इसमें 8 रिप्रेजेंटेटिव हैं। पहला इंडिया से NSG, फिर कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, उज्बेकिस्तान और रशियन फेडरेशन। अब कुछ चीजें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये 8 मेंबर कंट्रीज का रीजनल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ब्लॉक है। SCO का समिट 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। यहाँ समरकंद डिक्लेरेशन अपनाया गया। 2023 में इंडिया इसकी चेयरमैनशिप करेगा। अब इसमें SCO रेड्स फॉर्मेट है ना, तो रेड्स का मतलब है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये SCO का एक परमानेंट ऑर्गन है जो कि टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म के विरुद्ध कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन दर्शाएगा। आगे जानते हैं अंकटाड के बारे में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हाल ही में इसने इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ 8.2% से घटकर 5.7% रहने की बात कही है। अंकटाड की बात करें तो 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। 195 मेंबर कंट्रीज हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये एक परमानेंट ऑर्गन है। इसकी कॉन्फ्रेंस हर 4 साल में एक बार होती है। ये कुछ रिपोर्ट्स भी निकालता है, जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट आदि। आगे जानते हैं शस्त्र रामानुजन प्राइज के बारे में। ये प्राइज हाल ही में दिया गया है योंगकिंग टेंग को, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले USA में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में दिया जाता है ये प्राइज। इसे शस्त्र के माध्यम से दिया जाता है। शस्त्र मतलब सनमुगा आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी। 2005 से दिया जा रहा है। कैश प्राइज है $10,000। मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूट करने वाले 32 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को दिया जाता है। आगे जानते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। इसे रिलीज करता है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका एम है मोस्ट रिसेंटली ग्लोबल इनोवेशन ट्रेंड को ट्रैक करना। 5 कैटेगरी पर वेरियस कंट्रीज की रैंकिंग होती है। पहला इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस, दूसरा ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा मार्केट सोफिस्टिकेशन एंड फिफ्थ है बिजनेस सोफिस्टिकेशन। फिर इनोवेशन आउटपुट में नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट और क्रिएटिव आउटपुट को भी देखा जाता है। इसमें लगातार 12वें बार स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है और इंडिया की रैंक है 40th। 2021 में 46वीं रैंक थी, अब है 40। लगातार हम इम्प्रूव कर रहे हैं इसमें। आगे है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022। इसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालती है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ग्लोबल एमिशन 2025 में अपने पीक पर पहुंच जाएगा। उसके बाद एमिशन डिक्लाइन करेगा, क्योंकि हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर में नेचुरल गैस की सप्लाई घट गई है, इसलिए लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पर। बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, तो ये पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये OECD के फ्रेमवर्क के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए OECD की मेंबर कंट्रीज ही इसकी मेंबर्स हैं। इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है, क्योंकि OECD का मेंबर तो है नहीं इंडिया, इसलिए एक पॉलिसी एडवाइजर के रूप में इंडिया काम करता है। आगे है एमिशन गैप रिपोर्ट 2022। इसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये एमिशन के गैप को बताता है, मतलब 2030 तक कितना एमिशन होगा और 2030 तक कितना एमिशन होना चाहिए, उसके बीच का गैप बताता है ये इसका 13वां एडिशन था, जिसका टाइटल था द क्लोजिंग विंडो, क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज। इसमें टॉप 7 एमिटर्स के नाम बताए गए हैं। पहला है चाइना, दूसरा यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज, फिर तीसरा है इंडिया, फिर इंडोनेशिया, ब्राजील, रशियन फेडरेशन और USA। ये ऑल 7 टोटल ग्रीन हाउस गैस का 55% एमिट करते हैं। ग्रीन हाउस गैस का पर कैपिटा ग्लोबल एवरेज है 6.3 टन।
अब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें, 5 जून 1972 में से बनाया गया था। एनवायरनमेंट एजेंडास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ये नैरोबी कीनिया में इसका हेडक्वार्टर है। कुछ अन्य रिपोर्ट भी निकालता है, एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर, इन्वेस्ट इनटू हेल्थ प्लेनेट, साथ ही बीट पॉल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ, ये सारे कैंपेन भी चलाता है। तो अक्टूबर करंट अफेयर्स में आज के लेक्चर में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।